श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज इश्कबाज सेशन 2 and this story is begin from chapter 257 to 258 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद अब नताशा को भी पेन कम होने लगा था। लगभग आधे घंटे बाद रॉकी ने नताशा के होठों को छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए प्यार से पूछा, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही बेबी? रॉकी के इतने प्यार से पूछने पर नताशा ने हाँ में सर हिलाया, जो देखकर रॉकी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने नताशा के होठों पर किस करते हुए कहा, अब नहीं होगा। और यूं ही करते करते पूरी रात बीत गई। इस बीच रॉकी और नताशा ने एक दूसरे को जी भरकर प्यार किया और अगली सुबह लगभग 11 o'clock रॉकी और नताशा एक दूसरे के सीने से लगे हुए सोए हुए थे। रात भर एक दूसरे से टूटकर प्यार करने के बाद दोनों अभी तक एक दूसरे की बाहों में थे। नताशा के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। फ्लो पर गिरे हुए कपड़े रात के रोमांटिक टाइम की चुगलियां कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ क्रिश और आशी का कमरा। आशी इस वक्त क्रिश के सीने से लगे हुए उसकी बाहों में सो रही थी। उसका सर क्रिश की मजबूत शोल्डर पर था और एक हाथ उसके सीने पर। क्रिश भी सारी दुनिया से बेखबर अपनी मासूम सी बीवी को अपनी आगोश में लिए चैन की नींद सो रहा था। फ्लो पर गिरे हुए बेदर्दी धमकी से गिरे हुए कपड़े कमरे में रात भर चले खूबसूरत पलों की गवाही दे रहे थे। और तभी आशी, जो इस वक्त क्रिश की बाहों में सो रही थी, नींद में ही उसने अपनी करवट लेनी चाहिए। वह जैसे ही अपनी बदन को घूमती है, अचानक ही एक दर्द की लहर उसके बदन को तोड़ने लगी। आह की आवाज के साथ आशी के मुंह से एक सीसक निकली। इसके साथ ही उसकी आंखें झटके से खुल गई और तभी उसकी नजर अपनी हालत पर गई। क्रिश और आशी एक ही ब्लैंकेट में बिना कपड़ों के थे। अब आशी को रात की सभी बातें याद आने लगी थी। उसने क्रिश को किस तरह परेशान किया था और उसके बाद क्रिश ने किस तरह उसकी चटनी बनाई थी। इन बातों को याद करते हुए आशी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसने धीरे से नजर घुमाकर क्रिश के चेहरे की तरफ देखा तो क्रिश का हैंडसम चेहरा, जिसमें इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, उसके फेस के खूबसूरत फीचर देखते हुए आशी कूदते हुए दिल में अपने आप से बोली, गंदा खडूस थर की साइको है। मैंने छोटी छोटी प्यारी प्यारी विश क्या मांगी, खडूस ने एक भी विश पूरी नहीं की। देखना, एक दिन मैं इसके सारे दांत तोड़ दूंगी और इसे सच्ची में बुढ़ा बना दूंगी हुए है। कहकर आशी धीरे से अपने ब्लैंकेट को संभाले हुए उठकर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से एक बार फिर दर्द भरी आह निकली, क्योंकि उसे अपने बदन में बिल्कुल फर्स्ट नाइट की तरह ही दर्द हो रहा था। खास तौर से उसकी लोअर बॉडी में, उसकी आंखों में अब नमी उतर आई थी। और तभी अचानक ही क्रिश की मजबूत बाहों ने उसे एक बार फिर झटके से वापस बिस्तर पर लेटा लिया। आशी को इस बात का एहसास ही नहीं था, इसीलिए वह इसके लिए रेडी रही थी। अचानक की एक बार फिर खुद को बिस्तर पर लेटे हुए देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। और तभी क्रिश, जो कि गहरी नींद में सोया था, अचानक की एक झटके में अगले ही फल आशी के ऊपर झुकते हुए अपनी डीप वॉइस में बोला, वेयर आर यू गोइंग फायरफ्लाई एंड व्हाई आर यू सॉबिंग? क्रिश को अचानक ऐसा करते हुए देखा आशी थोड़ी सी घबराई, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए बोली, कहाँ जा रही हूँ? मतलब बाथरूम में जा रही हूँ। और तुम हटो यहाँ से, मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम देखना। कहते हुए आशी ने बच्चों जैसा मुंह फुला लिया। वह क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आशी का ऐसा करना क्रिश को गुस्सा दिला रहा था। उसने अगले ही पल आशी के हाथों को अपनी एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर कर दिया और उसे अपनी नीली नजरों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, डोंट यू डेयर डू दैट फायरफ्लाई। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम खुद को मुझसे दूर करो, तुम्हें इसके लिए सजा भी मिल सकती है, याद रखना। और क्रिश की इस धमकी को सुनकर आशी थोड़ा डर गई थी। वह अपना सलाइवा गटकते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, सजा? क्या तुम फिर से मुझे सजा दोगे? मासूमियत से रोते हुए, है तुम बहुत बुरे हो साइको, तुम हर वक्त मुझे सजा देते हो। तुमने रात को भी मुझे बहुत तंग किया और अभी भी कर रहे हो। तुम मुझे प्यार नहीं करते ना? नहीं करते। अगर करते तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं देते। और अभी भी देखो, मुझे डरा रहे हो। तुमने मेरी एक भी विश पूरी नहीं की, ऊपर से मुझे डांटा है। इन शब्दों को कहते हुए आशी बहुत ही मासूम लग रही थी और उसकी बातों को सुनकर क्रिश के चेहरे पर एक इविल
स्माइल आए उसने धीरे से झुककर आशी के गले पर लाइट किस करते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ, मैंने ऐसा भी क्या किया? क्या तुम भूल गई फायरफ्लाई, कल हमारी वेडिंग नाइट थी, अब मैंने तो बस वही किया जो वेडिंग नाइट पर करते हैं। क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा? अगर नहीं तो हम एक राउंड और कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि इस बार तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इन शब्दों को कहते हुए क्रिश का एक हाथ ब्लैंकेट के अंदर से धीरे धीरे आशी की बॉडी पर चलने लगा, जो महसूस कर आशी को अचानक अपने तन बदन में एक कर्ज सा महसूस हुआ, जो महसूस कर आशी अचानक ही कांप उठी। लेकिन क्रिश की बातों को सुनकर उसके गाल और कान जलने लगे थे। गालों पर एक बार फिर शर्म की लाली आ रही थी। आशी ने तुरंत ही थोड़ा शर्माते और घबराते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, प्लीज अभी नहीं। ऐ साइको, तुम सचमुच साइको हो। मुझे अभी भी अपनी बॉडी में दर्द हो रहा है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना? तुम इतने खड़ूस क्यों हो? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ फायरफ्लाई, और यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। खैर बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है? कहते हुए क्रिश के हाथ अपने आप ही ब्लैंकेट के अंदर आशी की कमर और उसके निचले पार्ट को छूने लगे। यहाँ क्रिश का अचानक ऐसा छूना आशी चीखूक उठी और शर्म के बारे में थोड़ी सी सिक लेते हुए बोली, आह साइको, नो प्लीज। और आशी के इतना कहने पर ने धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बताओ यहाँ दर्द हो रहा है? आशी शर्माते हुए ब्लैंकेट के अंदर लगभग छुपाने की कोशिश करते हुए धीरे से हाँ में सर हिलाती है, क्योंकि क्रिश इस वक्त पूरी तरह उसके ऊपर बैंड था और दोनों के बदन एक दूसरे से टच हो रहे थे। उनमें दूरी नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसे में क्रिश का उसे इस तरह छूना उसे एक अलग ही एहसास करा रहा था। आशी ने शर्माते हुए धीरे से हाँ में सर हिलाया, जो देखकर क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आशी के कानों के पास जाकर अपनी मदहोश आवाज में अपनी सांस छोड़ते हुए, ये पेन नहीं लव है माय लव, जो तुम्हें देने का हक सिर्फ मुझे है। आई होप कि तुम्हें हमारी यह वेडिंग नाइट भी याद रहेगी और तुम्हें इस बुढ़े के स्टेमिना का एक बार फिर अंदाजा हो गया। वैसे मैं इससे भी ज्यादा वाइल्ड था, पर तुम खुश किस्मत हो कि मैं तुम्हारे सामने खुद को कंट्रोल करता हूँ, वरना अगर मैं सचमुच वह करता जैसे मैं करना चाहता था तो तुम मुझसे शिकायत करने लायक भी नहीं रहती। एक बात याद रखना फायरफ्लाई, मुझे कभी प्रोवोक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी हर एक नादानी और हर एक बात का मुझ पर असर होता है, और अगर मुझ पर तुम्हारी बेवकूफियां का भी असर होने लगा तो तुम्हें हर रोज ही मीठा मीठा दर्द होगा, जो शायद तुम खेलने के लिए स्ट्रांग नहीं हो। तुम्हें अभी बहुत स्टेमिना की जरूरत है। क्रिश की इन बातों में उसकी दीवानगी के साथ उसकी धमकी भी छुपी हुई थी, जिसे सुनकर आशी एकदम खामोश हो गई, क्योंकि उसे क्रिश की आंखों में कुछ अलग ही नजर आ रहा था, जिसे देखकर आशी को कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब क्रिश धीरे धीरे अपने हाथों से आशी की कमर के ऊपर यूं ही मालिश करने लगा, जो महसूस कर आशी को थोड़ा अच्छा लग रहा था। आह साइको, एक बात पूछूं, जवाब दोगे? हाउ मच डू यू लव मी एंड व्हाई डोंट यू टेल मी आई लव यू? आशी की इस बात को सुनकर क्रिश अपनी नीली नजरों से उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए बोला, हर बात कहनी जरूरी नहीं होती फायरफ्लाई, महसूस करना सीखो। इतना कहकर क्रिश धीरे से उससे अलग हुआ और उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो फ्रेश होते हैं, फिर मेडिसिन ले लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्रिश आशी को अपनी गोद में उठाए हुए यूं ही बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, और आशी को जब दोनों की कंडीशन का अंदाजा हुआ, उसकी आंखें शर्म से बंद हो गई। तभी उसने मासूमियत से क्रिश से अपनी मीठी आवाज में कहा, हर बात महसूस करना ही काफी नहीं है साइको, कभी कभी बातों को कहना भी जरूरी है, जैसे मैं तुमसे कहती हूँ और हर रोज कह सकती हूँ दैट आई लव यू बट यू नेवर टेल मी। तुमने मेरी तीनों विश भी पूरी नहीं की, तुम बहुत रूड हो। तुम देखना, अब मैं भी तुम्हें आई लव यू नहीं कहूंगी और तुमसे नाराज रहूंगी, तुमसे बात भी नहीं करूंगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कैसा फील होता है जब तुम मुझे आई लव यू नहीं कहते। अब से मैं तुमसे कट्टी 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 कट्टी। कहते हुए आशी ने अपना मुंह फुला लिया और क्रिश उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अपना सर झटक कर रह गया, ये सोचकर कि आशी एक बार फिर अपने बचपने में फालतू की बकवास कर रही है। थोड़ी ही देर में वह दोनों गुनगुने पानी में बाथटब में बैठे हुए थे। आशी जी से अपनी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। गुनगुने पानी को अपनी बॉडी पर फुलकर उसे आराम महसूस हो रहा था। क्रिश उसे अपने सीने से लगाए हुए अपनी गोद में बिठाकर धीरे धीरे अपने हाथों से शावर दे रहा था और आशी मुंह फुलाए उसके सीने से लगी हुई थी। तभी क्रिश का ध्यान आशी के हाथों की मेहंदी पर गया, जो कि उसकी गोरी स्क्रीन पर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। मेहंदी का डिजाइन
बहुत ही खूबसूरत था। इसे देखते हुए क्रिश ने धीरे से आशी की नाजुक मुलायम छोटी सी उंगलियों को अपनी बड़ी और मजबूत उंगलियों में इंटरवाइंड करके हल्का सा किस किया और यूं ही अपनी नीली नजरों से आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी फायरफ्लाई, और तुम्हारी मेहंदी वह भी बहुत ब्यूटीफुल है। क्रिश के मुंह से अचानक ये सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि क्रिश फाइनली उसकी मेहंदी और खूबसूरती की तारीफ करेगा। वह अपनी नाराजगी भूलकर अचानक ही उछलते हुए क्रिश के हाथों में अपना हाथ देखकर प्यार से बोली, सच्ची तुम्हें मेरी मेहंदी अच्छी लगी साइको, देखो देखो तुम्हें पता है इसमें तुम्हारा नाम भी है। फिर अचानक कुछ याद करके अपने सर पर एक हाथ मारते हुए, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी, तुम बिन साइको बहुत बुरे हो। तुम्हारे चक्कर से मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे सबसे पहले तुम्हें अपनी मेहंदी दिखाकर उसमें अपना नाम धुंधवाना था। ये रिचुअल था जो मासी ने बताया था, लेकिन मैं तो भूल गई और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है साइको, तुम्हारे चक्कर से मैं हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ। गए कहते हुए आशी एक बार फिर रोने को हुई। तभी क्रिश उसे अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए बोला, डोंट यू डेयर फायरफ्लाई, अदरवाइज तुम बात बात पर बच्चों की तरह रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वैसे भी मैंने तुम्हारी मेहंदी में अपना नाम ढूंढ लिया है। कहकर क्रिश ने आशी के हाथों को उसकी आंखों के सामने कर दिया और मेहंदी के बिल्कुल उसी जगह पर पॉइंट किया जहां क्रिश का नाम लिखा हुआ था। लेकिन ये देखकर आशी थोड़ी हैरान हुई और हैरान नजरों से क्रिश की तरफ देखते हुए बोली, अरे लेकिन ये तो यहाँ तुम्हारा नाम की जगह तुम्हारा नाम साइको थोड़ी ना है, वह तो मैं तुम्हें प्यार से बुलाती हूँ, लेकिन मुझे याद है यहाँ तो तुम्हारा नाम क्रिश लिखा था, ये साइको कैसे हो गया। कहते हुए आशी कंफ्यूज थी, वह अपने हाथों की मेहंदी खुद ही देखने लगी और आशी के इस सवाल को सुनकर क्रिश अपने ख्यालों में खो गया। जब वह आशी के पैरों में मेहंदी लगा रहा था, उसकी नज़र आशी के हाथों की मेहंदी पैर भी गई, जहां से कहीं कहीं से मेहंदी है चुकी थी। क्रिश उन्हें करेक्ट कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र आशी के हाथों में मेहंदी की डिजाइन के बीच अपने नाम पर गई, जिसमें क्रिश का नाम लिखा था। न जाने क्यों आशी के हाथों में अपना नाम देखकर क्रिश को ज्यादा खुशी नहीं हुई और उसने धीरे से उस जगह पर अपने नाम को हटाकर डिजाइन बना दिया और दूसरी जगह उसने अपने नाम की जगह साइको लिखा। इस बात को याद कर प्रेजेंट टाइम में क्रिश के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी नज़र आशी के कंफ्यूज चेहरे की तरफ गई तो क्रिश उसे वापस अपने सीने से लगाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, छोटा सा है, फट जाएगा। और क्रिश के ताने को सुनकर आशी मुंह बनाते हुए उसके सीने से एक बार फिर बच्चों की तरह चिपक गई। मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारा साइको रहूंगा फायरफ्लाई। इन शब्दों को क्रिश ने दिल ही दिल में अपने आप से कहा था। न जाने उसकी आंखों में इस वक्त वह कौन से इमोशन थे जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था, लेकिन क्रिश की ये हरकत यह साबित कर रही थी कि उसे आशी के लिए उसका साइको बने रहना ही अच्छा लगता है और वह हमेशा उसकी फायरफ्लाई। और उसने धीरे से उस जगह पर अपने नाम को हटाकर डिजाइन बना दिया और दूसरी जगह उसने अपने नाम की जगह साइको लिखा। इस बात को याद कर प्रेजेंट टाइम में क्रिश के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी नज़र आशी के कंफ्यूज चेहरे की तरफ गई तो क्रिश उसे वापस अपने सीने से लगाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, छोटा सा है, फट जाएगा। और क्रिश के ताने को सुनकर आशी मुंह बनाते हुए उसके सीने से एक बार फिर बच्चों की तरह चिपक गई। मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारा साइको रहूंगा फायरफ्लाई। इन शब्दों को क्रिश ने दिल ही दिल में अपने आप से कहा था। न जाने उसकी आंखों में इस वक्त वह कौन से इमोशन थे जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था, लेकिन क्रिश की ये हरकत यह साबित कर रही थी कि उसे आशी के लिए उसका साइको बने रहना ही अच्छा लगता है और वह हमेशा उसकी फायरफ्लाई। कुछ ही देर में दोनों रेडी होकर कमरे में ही सोफे पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आशी इस वक्त क्रिश की गोद में किसी क्यूट से बच्चे की तरह बैठी हुई थी और क्रिश उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए खुद भी खा रहा था। आशी ने अभी तक अपना मुंह फुला रखा था, वह क्रिश से बात नहीं कर रही थी और इसी बीच क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड फायरफ्लाई, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग एनीथिंग। क्रिश के ऐसा पूछने पर आशी अपने गाल फुलाते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूं ना। ये सुनकर क्रिश उसे अपने हैरान नजरों से देखते हुए बोला, व्हाट, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, बट व्हाई? बिकॉज तुमने मुझे अभी तक आई लव यू नहीं बोला ना। एक बार मुस्कुराकर आई लव यू बोल दोगे तो कौन से
तुम्हारे दांत मेरा मतलब है कौन सा तुम पर कोई पहाड़ टूट पड़ेगा साइको प्लीज एक बार बोलो ना आई लव यू। जैसे मैं बोलती हूँ प्यार से मुस्कुरा कर प्लीज 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 कहते हुए आशी उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। शट अप फायरफ्लाई चुपचाप ब्रेकफास्ट करो और मेडिसिन लो इतना कहकर क्रिश उसे एक बार फिर खाना खिलाने लगा और आशी का मुंह बन गया। उसने लगभग झुंझलाते हुए क्रिश की उंगली पर अचानक ही बाइट कर लिया और अपने सॉफ्ट से होठों को अंदर की तरफ दबाते हुए एक जिद्दी बच्चे की तरह उसे घूर कर देख रही थी। आह यू फायरफ्लाई तुम ऐसे नहीं मानोगी और इतना कहकर क्रिश ने अचानक ही आशी की गालों पर अपने होंठ रखकर अचानक ही उसके गालों को हल्का सा बाइट कर लिया। आह साइको आशी का इतना ही कहना था कि क्रिश धीरे से उसके गालों को छोड़कर उसे अपनी नीली नजरों से देखते हुए चेहरे पर डेविल स्माइल लाता है। आशी अपने चेहरे पर मासूमियत लिए अपने गाल को अपने हाथ से सहलाने लगी क्योंकि क्रिश का हल्का सा काटना ही उसकी सॉफ्ट स्किन को हट कर चुका था। उसकी आंखों में नाराजगी साफ नजर आ रही थी लेकिन क्रिश उसे अपनी शैतानी आंखों से देखते हुए चेहरे पर डेविल स्माइल रखे अपने निचले होठों को अपने दांतों से काटते हुए बोला यू वॉन्ट मी टू से आई लव यू राइट बट आई हैव अ बेटर ऑप्शन फॉर यू दैट इज क्यों ना मैं तुम्हें आई लव यू करके दिखाऊं। आई थिंक ये तुम्हें ज्यादा अच्छे से फील होगा। क्रिश का इतना कहना था कि आशी को उसकी बातों का कोई भी मतलब समझ नहीं आया। वह से अपनी कंफ्यूज नजरों से देखते हुए अभी उसे समझने की कोशिश ही कर रही थी तभी क्रिश अपने हाथों में ली हुई खान की प्लेट जल्दी से टेबल पर रखकर अपने दोनों हाथ धीरे धीरे उसकी कमर से होते हुए उसके टॉप के अंदर ले जाने लगा। आशी ने आज एक टॉप और एक लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी। फिलहाल वह कमरे में थी इसीलिए इस पर उसने कोई भी स्वेटर या जैकेट कैरी नहीं किया था और अब उसकी नाजुक कमर पर क्रिश की उंगलियां रेंग रही थी। अचानक क्रिश के ऐसा करने पर आशी घबराते हुए अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को रोकने की कोशिश करते हुए बोली नहीं नहीं साइको नहीं प्लीज सॉरी फायरफ्लाई लेकिन इसकी शुरुआत तुमने की है और अब इसे खत्म मैं करूंगा। इतना कहते हैं क्रिश अचानक ही आशी के टॉप को निकाल कर साइड में फेंक दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आशी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला लेकिन अगले ही पल वह जल्दी से अपने सीने को अपने हाथों से कवर करने की नाकाम कोशिश करते हुए थोड़ा घबरा कर बोली ए यू साइको तुम इतने खड़ूस क्यों हो तुम देखना एक दिन में तुम्हारे सारे दांत। और अगले ही पल क्रिश ने अचानक ही आशी को सोफे पर लेटाया और उसके ऊपर आते हुए अपनी नीली मदहोश नजरों से उसे देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग होना होगा माय लव बट नाउ यू आर टू टेस्टी एंड आई फील लाइक ईटिंग यू। और इतना कहकर क्रिश ने अपने एक हाथ से आशी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर कर दिया और अब इसका एक हाथ आशी की सीने पर चलते हुए अचानक ही उसके यहाँ पर इनरवियर को साइड कर देते हैं और अब क्रिश के होठ उसके गले और क्लीवेज पर किस करते हुए अचानक ही आशी के होठों से जुड़ गए। आशी को घबराहट हो रही थी यह सोचकर कि शायद क्रिश उसे वाइल्ड किस करेगा जिसे संभालना आशी के लिए मुश्किल था लेकिन क्रिश उसकी सोच से उलट उसके होठों को काफी प्यार से सक करने लगा। उसके होठों को काफी सॉफ्ट और प्यार से लिक करते हुए चूम रहा था जैसे वह कोई गुलाब के फूल हो और क्रिश का हल्का सा प्रेशर भी उन्हें तोड़ या जख्मी कर सकता है। क्रिश का इतना सॉफ्ट बिहेवियर महसूस कर आशी बिल्कुल शांत हो गई। इनफैक्ट वह क्रिश हल्के हल्के साथ देने लगी। वह उसे किस का रिप्लाई कर रही थी जो महसूस कर क्रिश धीरे से उसके हाथों को छोड़ दिया और अब क्रिश का एक हाथ आशी के सीने पर तो दूसरा उसके चेहरे को थामे हुए था। आशी के हाथ अपने आप क्रिश के बालों में हल्के हल्के चलने लगे। क्रिश अब धीरे धीरे अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। आशी का साथ देना उसे बेकाबू होने पर मजबूर कर रहा था लेकिन क्रिश ने किसी तरह खुद को काबू कर लगभग 10 मिनट बाद आशी के होठों को खुद से आजाद किया और एक ही पल में उससे दूर हुआ। आशी जो कि क्रिश में पूरी तरह खो चुकी थी उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि क्रिश अचानक रुक जाएगा। अब वह अपनी टिमटिमाती आंखों से कंफ्यूज होकर क्रिश को देख रही थी जैसे कि उसकी आंखें ये सवाल कर रही हो कि वह अचानक रुक क्यों। आशी की आंखों में वह सवाल देखकर क्रिश उसके ऊपर से उठते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन बोला नॉट दिस टाइम फायरफ्लाई आई नो यू वांट मोर बट यू आर ऑलरेडी इन पेन। इतना कहकर क्रिश आशी से दूर हुआ और साइड में गिरा हुआ आशी का टॉप उठाकर आशी को पहनाने लगा और आशी उसे अभी भी अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी जैसे वह क्रिश की आंखों में अपने लिए केयर देखकर उस पर और भी फिदा हो रही थी। उसकी आंखों में क्रिश के लिए एक अलग ही चाहते जिसे पढ़कर क्रिश एक बार फिर अपनी कोल्ड वॉइस
मैं बोला नॉट लुक एट मी लाइक दिस फायरफ्लाई अदरवाइज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। और क्रिश की इस बात को सुनकर आशी शर्मा गई, उसके चेहरा ब्लश करने लगा था। अगले ही पल एक झटके में क्रिश के होठों पर लाइट किस करते हुए जल्दी से अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और अपने निचले होठों को हल्के से दांतों से काटते हुए अपनी प्यारी और मीठी आवाज में कहा, गंदे साइको आई लव यू। आशी ने इतना कहा ही था तभी क्रिश एक पल के लिए रुककर उसकी तरफ देखने लगा। आशी ने शर्म के मारे अपने दोनों हाथों से चेहरे को कवर कर रखा था और उसकी यह क्यूट हरकत देखकर ना चाहते भी क्रिश के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे उसने अगले ही पल अपने होठों से गायब भी कर दिया। अब उसने धीरे से आशी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके चेहरे से हटाते हुए उसकी छोटी सी नाक पर लाइट किस करते हुए कहा, यू आर टू नॉटी माई लव। इतना कहकर क्रिश ने आशी को अपनी गोद में उठाया। आशी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए उसके गले में अपनी बाहें लपेटकर उसके सीने पर अपना सर रख चुकी थी। अब क्रिश ने धीरे से उसे बेड पर बिठाया और उसे अपने हाथों से एक मेडिसिन निकाल कर दी, टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट रिलीफ। आशी भी बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप वह मेडिसिन ले लेती है। अब क्रिश ने उसे धीरे से बिस्तर पर लेटाया और ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, रिलैक्स, नो नीड टू गो एनीवेयर, ओके। क्रिश के कहने पर आशी चेहरे पर क्यूट सी मुस्कान लेकर हाँ में सर हिलाती है। क्रिश धीरे से झुककर उसके माथे पर लाइट किसकर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कुछ सेकंड आशी को देखकर वहां से चला गया। क्रिश की जाने के बाद आशी चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अपने आप से बोली, मेरे खड़ूस साइको, तुम जैसे भी हो बस मेरे हो एंड आई लव यू वेरी मच। इतना कहकर आशी बिस्तर पर अपने हाथ पैर मारते हुए बहुत खुश हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ रॉकी और नताशा का कमरा। रॉकी और नताशा एक दूसरे के सीने से लगे हुए बाथ टब में रिलैक्स कर रहे थे। रात की थकान अब तक उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। इस वक्त दोपहर के लगभग 12:30 बज चुके थे। नताशा रॉकी के सीने से लगे हुए उसके ऊपर लेटी हुई थी। गुनगुने पानी में नताशा को काफी रिलीफ फील हो रहा था। रॉकी के हाथ नताशा की बैक को सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगाए हुए एक अलग ही सुकून का एहसास कर रहा था। और तभी नताशा धीरे से रॉकी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, रॉकी, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये दिन मेरी लाइफ में आ चुका है। मैंने तो इस दिन के आने की उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम कभी मेरे बनोगे, लेकिन आज सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है। हम दोनों की शादी हुई, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और हमारी लाइफ में ये हैप्पीनेस आई। रॉकी, एक बात कहूँ, अगर ये सब एक सपना है तो प्लीज मुझे इस सपने से मत जगाना। मुझे ये सपना जीना है, इसे अपनी लाइफ बनानी है जहाँ तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। इन शब्दों को कहते हुए नताशा थोड़ी इमोशनल हो रही थी। उसे सचमुच अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। फाइनली उसे वह मिला जिसकी चाहत उसने हमेशा से की थी। आज वह इंसान उसकी पूरी तरह से हो चुका है जिसे कभी उसने अपना बनाने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। और रॉकी नताशा की बातों को सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोल नताशा की खूबसूरत से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, वेक अप वाइफी एंड सी दिस इज नॉट अ ड्रीम बट ए रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। हम दोनों सचमुच एक दूसरे के हो चुके हैं और यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी एक सपने जैसा है। जब तुमने मुझे माफ कर दिया और अपना लिया, सच कहूँ तो मैं भी कुछ पल के लिए यह उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं तुम्हें दोबारा हासिल कर पाऊंगा, लेकिन आखिरकार यह सपना सच हुआ। आई नो वाइफी, मैंने जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां की थी जिसके कारण मैं तुम्हें लगभग खोते खोते बचा हूँ। और सच कहूँ, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं अंदर से बहुत तकलीफ में था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे दोबारा मौका दिया। बट नाउ आई प्रॉमिस, मैं अब कोई भी गलती नहीं करूंगा। अब से मैं सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी वाइफी। प्रॉमिस मी कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। कहते हुए रॉकी ने नताशा के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे हाथ की मेहंदी में अपने नाम पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे हाथों की इस मेहंदी में मेरा नाम आज नहीं तो कल मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत में अब मेरा साथ है और तुम्हें अब लाइफ टाइम मेरे साथ रहना होगा। वाइफी, प्रॉमिस मी की सिचुएशन चाहे जो भी हो तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। रॉकी की इन बातों को सुनकर नताशा हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते हुए बोली, आई प्रॉमिस रॉकी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि इससे पहले नताशा अपनी बात को पूरा कर पाते रॉकी उसके माथे पर किस करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें हमेशा
प्यार करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट रखूंगा और हम दोनों के बीच कभी भी कोई भी नहीं आएगा, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। रॉकी के प्रॉमिस को सुनकर नताशा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से रॉकी के सीने पर अपना सर रख लिया। रॉकी ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। रॉकी की इतनी सॉफ्ट किस को अपने होठों पर फील कर नताशा की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और अब वह रॉकी के बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसकी किस का रिप्लाई देने लगी। नताशा को किस करते हुए रॉकी का एक धीरे धीरे नताशा की बॉडी पर फिसलते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगी, जो फिलकर नताशा अचानक ही चीख उठी। उसने रॉकी के बालों में अपनी पकड़ मजबूत कर उसे और भी जोर से अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। नताशा की इस हरकत पर रॉकी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी किस को और भी ज्यादा डीप करते हुए नताशा के सॉफ्ट एरिया को अपनी उंगलियों से सहलाने शुरू कर दिया। उसका ऐसा करना नताशा की सिसकियों को बेकाबू कर रही थी। दोनों इस वक्त बाथटब में एक दूसरे की बाहों में बिना किसी पर्दे के सिर्फ एक दूसरे के होकर लेटे हुए थे। इस वक्त दोनों में कोई भी दूरियां नहीं थी, क्योंकि दोनों दो चीज में एक जान हो चुके थे। रॉकी की किस काफी डीप होती गई। वह काफी पैशनेट तरीके से नताशा को किस कर रहा था और नताशा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। लगभग 10 मिनट बाद रॉकी ने धीरे से नताशा के होठों को अपने होठों से आजाद किया। अब दोनों के सांसें काफी बेकाबू हो गई थी। नताशा लंबी लंबी सांस ले रही थी और उसका सीना ऊपर नीचे होते हुए रॉकी के मजबूत सीने से टकरा रहा था, जो महसूस करते हुए रॉकी और भी ज्यादा दीवाना हो रहा था। उसके हाथ अभी भी नीचे हरकत कर रहे थे और नताशा की सीसकियां निकल रही थी। अब रॉकी धीरे से नताशा के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर नताशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्म से अपनी नजर नीचे कर ली। नताशा को कुछ भी रिएक्ट ना करता हुआ देख रॉकी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आई और वह अगले ही पल नताशा के ऊपर आ गया। नताशा उसकी इस हरकत पर बिल्कुल हड़बड़ा गई। उसने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली और अब रॉकी अपने दोनों हाथों से नताशा की सॉफ्ट बॉडी को फील करते हुए अचानक की अपनी गोद में बिठा लेता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि नताशा को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल होता जा रहा था। अब उसके दोनों पैर अपने आप रॉकी की कमर में लिपटे हुए थे। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। उसने अपनी पलकें उठाकर रॉकी को आंखों में ना का इशारा किया, लेकिन रॉकी भी अपनी आंखों से एक रिक्वेस्ट कर रहा था। उसके एक हाथ नताशा के बैक को और दूसरा उसके सीने को अपने हाथों से सहला रहा था और अब नताशा ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अचानक ही रॉकी को गले लगा लिया तो रॉकी को भी परमिशन मिल चुकी थी। देखते ही देखते रॉकी अचानक ही उसके अंदर दाखिल हुआ। नताशा के लिए ये उसका दूसरा एक्सपीरियंस था। उसकी आंखें अचानक ही एक सीसक के साथ बंद हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई और उसकी पकड़ रॉकी के कंधे पर काश गई। कुछ पल के पॉज के बाद रॉकी धीरे से उसके होठों पर किस करते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, आई विल बी जेंटल आ वाइफी, आई लव यू सो मच। इतना कहते हुए रॉकी ने धीरे धीरे अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। रॉकी की बात सुनकर नताशा के कान गर्म होने लगे थे। उसने भी रॉकी को जोर से हग करते हुए कहा, आई लव यू टू रॉकी वन, लव यू टू। देखते ही देखते दोनों किसी की सीसकियां और मदहोश कर देने वाली आवाजें बाथरूम में गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ राका और याना का कमरा। राका सुबह ही किसी इम्पोर्टेंट वेपन्स की इलीगल डीलिंग के लिए निकल गया था। याना फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट भी कर चुकी थी और अब वह कमरे की बालकनी में बैठी हुई थी। बालकनी में बैठे हुए वह बाहर गार्डन का नजारा देख रही थी, जहां निक और गौरी आपस में पेंटिंग कर रहे थे। निक के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह अपनी व्हीलचेयर पर बैठे सामने कैनवास बोर्ड लगाए हुए उसे पर पेंटिंग कर रहा था। गौरी नीचे गार्डन में बैठे हुए आलती पालटी मारकर उसे पर पेंटिंग कर रही थी। गौरी की पेंटिंग एवरेज थी, लेकिन निक काफी ज्यादा शार्प माइंडेड था। वह एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना रहा था। उन दोनों को देखते हुए याना के हाथ अपने आप अपने पेट पर चले गए और उसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, तुम चाहे जो भी हो, ना जाने क्यों तुम्हें अपने अंदर महसूस कर मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं पता तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत कुछ मिल गया है। तुम्हारी डैड ने अचानक ही मुझसे शादी कर ली, वह भी बिना किसी फीलिंग के। इस बात
से मुझे ये तो यकीन हो गया कि वह मुझे चाहे जितना भी नफरत करे लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता राका के दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन तुम ये बात समझ लो कि तुम्हारी मॉम भी तुमसे नफरत नहीं करती। तुम चाहे जैसे भी हो मेरे अंदर हो और मेरे हो बेबी मॉम एंड डैड लव्स यू। इन शब्दों को कहते हुए याना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। शायद ये बच्चा उसके अंदर एक ममता पैदा कर रहा था। उसे आप अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा था। देखते ही देखते रात का वक्त हो गया। घर के सभी लोगों ने अपना रात का डिनर साथ में ही किया। क्रिश हमेशा की तरह अपनी हेड चेयर पर था। उसकी बगल में आशी बैठी हुई थी और क्रिश की दूसरी साइड में हमेशा की तरह निक बैठा हुआ था। सामने की हेड चेयर पर राहुल और उसकी बगल में ऐना बैठी थी। ऐना के तुरंत बाद नताशा और रॉकी थे। राहुल की दूसरी साइड समर और यूं ही करते करते घर के सभी मेंबर। तभी क्रिश ने खाना खाते हुए घर के सभी फैमिली मेंबर को बताया, मैं सोच रहा था हम लोग काफी दिन से यहाँ रह चुके हैं, सिर्फ कुछ दिन की वेकेशन पर आए थे, लेकिन इतना लंबा वक्त हो गया। मुझे लगता है अब हमें वापस कैलिफोर्निया डेविडसन विला चलना चाहिए। मेरे काफी सारे काम पेंडिंग हैं, उन्हें भी खत्म करना है, तो हम लोग कल सुबह ही निकल जाएंगे। और क्रिश की इस बात को सुनकर ऐना अचानक क्रिश को रोकते हुए, नहीं क्रिश, कल सुबह नहीं बेटा, एक्चुअली मैसेज निकिता सिंघानिया का कॉल आया था और उन्होंने कहा कि एक पगफेरे की रिचुअल है, उसे कंप्लीट करने के लिए वह कल सुबह आने वाले हैं। नताशा और आशी को अपने साथ ले जाएंगे। ऐना का इतना कहना ही था, तभी रॉकी अचानक ही नताशा की तरफ देखने लगा और क्रिश के भी खाना खाते हुए हाथ रुक गए। उसने अचानक की एक सेकंड के लिए अपनी मॉम की तरफ देखकर वापस खाना खाते हुए कहा, फायरफ्लाई कहीं नहीं जाएगी, अगर उन्हें नताशा से मिलना है तो वह मिल सकती हैं। और यह सुनकर रॉकी भी जल्दी से अपने लड़खड़ाते शब्दों में बोला, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंटी, यहाँ आकर भी तो मिल सकती हैं, इनफैक्ट वह यहाँ रह भी सकती है। नताशा को अपने साथ ले जाने की क्या जरूरत है। दोनों ही लड़कों की बात सुनकर समर हैरानी से उन दोनों को देखने लगा और गरीबी मुंह दबाकर हंसने लगी। तभी ऐना उन दोनों से बातें क्लियर करते हुए बोली, अरे नहीं, तुम दोनों गलत समझ रहे हो, वह हमेशा के लिए तुम्हारी बीवियों को नहीं ले जा रहे हैं, बस एक दिन के लिए। अगले दिन तुम लोग खुद जाकर उन्हें वापस लेकर आओगे। यह एक छोटी सी रिचुअल है, इसे कंप्लीट करने के बाद नताशा और रुद्र का वापस नीदरलैंड जाने का प्रोग्राम है, इसलिए उन्होंने मुझे खास रिक्वेस्ट की, तो मैं भी मना नहीं किया। प्लीज बेटा मना मत करना, तुम लोग जानते हो कि वह मॉम है और मॉम की भी अपनी कुछ फीलिंग्स होती हैं। मॉम नताशा को जाना है तो उसे जाने दीजिए, बट फायरफ्लाई नहीं जाएगी, दैट्स क्लियर। वेल, मेरा डिनर फिनिश हो गया, मैं चलता हूँ। और इतना कहकर क्रिश बिना किसी की कोई बात सुन चुपचाप अपनी जगह से उठा और तेज कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया। आशी भी क्रिश के ऑर्डर को सुनकर उसे जाता हुआ देखते रह गई। अगली सुबह नताशा सुबह ही रेडी हो चुकी थी, क्योंकि निकिता की कॉल एक बार फिर आ गई थी कि अथर्व नताशा को लेने के लिए आ रहा है। रॉकी का दिल तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ना चाहते बेबी नताशा को जाने की इजाजत देनी पड़ी। लेकिन खुशी की बात ये थी कि रॉकी खुद भी नताशा के साथ जा रहा था। घर के सभी लोग नीचे हॉल में इकट्ठे थे। आशी ही अथर्व को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आंखें नताशा और रुद्र को भी ढूंढ रही थी, लेकिन वह लोग नहीं आए थे और ये देखकर आशी मायूस हो गई थी। अथर्व घर के सभी लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था, जो कि शादी के बाद पहली बार भाई अपनी बहन के लिए लेकर आता है। गौरी और समर तो अपने गिफ्ट देखकर बहुत खुश थे, लेकिन आशी को लगभग रोना आ रहा था। अथर्व जानता था क्रिश आशी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है, इसलिए उसे नहीं भेज रहा, इसलिए उसने आशी को बड़े प्यार से समझा दिया। थोड़ी ही देर में रॉकी और नताशा घर के सभी लोगों से इजाजत लेकर निकिता और रुद्र से मिलने सिंघानिया विला की तरफ निकल गए। लेकिन कमरे में आकर आशी का रो रो कर बुरा हाल था, और हो भी क्यों ना, निकिता ने उससे माँ होने के लगभग सारे फर्ज निभाए थे। उसका कन्यादान करके शादी करके उसे माँ की तरह विदा किया था। आशी जब भी निकिता के पास होती थी उसे अपनी माँ खुशी के होने का एहसास होता था। ना जाने क्यों निकिता की आंखों में उसने हमेशा एक माँ की ममता देखी थी, जो एक बच्चे के लिए बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। और अब आशी का रुद्र और निकिता से मिलने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा था, लेकिन अपने खड़ूस पति के कारण वह जा भी नहीं सकती थी। क्रिश, जो कि इस वक्त अपने किसी काम से गया हुआ था, उसे आशी की फीलिंग के बारे में पता ही नहीं था। हालांकि उसे आशी ने कल रात समझने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्रिश ने उसे डांट दिया था और क्रिश
के सामने हमेशा की तरह आशी की एक बार फिर से बोलती बंद हो गई थी। आशी अपने कमरे की बालकनी में बैठकर रो ही रही थी, तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। आशी यूं ही रोते रोते अपने आंसुओं को पोंछते हुए जाकर दरवाजा खोलती है तो गौरी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में ही आई हुई थी, जो कि ऐना भेजा था। लेकिन आशी को इस तरह रोते हुए देखकर अब गौरी को भी बुरा लग रहा था। आशी ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। गौरी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आशी तो आशी है, अगर जिद पकड़ ले तो वह बच्चों की तरह रोती थी। उसका छोटा सा मासूम सा चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था और फाइनली हारकर गौरी चुपचाप ब्रेकफास्ट की प्लेट वापस लेकर कमरे से बाहर निकली और वह जैसे ही खाने की प्लेट लेकर वापस हॉल में आई, सोफे पर बैठे राहुल और ऐना की नज़र गौरी पर गई। अभी राहुल ने थोड़ा परेशान होते हुए गौरी से पूछा, गौरी क्या बात है बेटा, तुम ये खान की प्लेट वापस क्यों ले आई? वह बाबा, दरअसल आशी दीदी खाना नहीं खा रही, वह तो बहुत रो रही है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह समझ ही नहीं रही। उन्हें तो बस अंकल और आंटी से मिलना है, लेकिन कृष जीजू ने तो उन्हें जाने की इजाजत ही नहीं दी। बाबा आप ही जीजू को समझाइए ना, अंकल आंटी आशी दीदी को कितना प्यार करते हैं, और जब से आशी दीदी ने ये सुना है कि अंकल आंटी बहुत जल्दी वापस नीदरलैंड जाने वाले हैं, तब से तो उनका और भी बुरा हाल है। वह तो बस लगातार रो रही है, कुछ सुन ही नहीं रही। और गौरी के इतना कहने पर राहुल और ऐना एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर ऐना ने थोड़ा परेशान होते हुए राहुल से कहा, मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना, मैंने कल ही कृष को समझने की कोशिश की थी लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, इसीलिए अब क्या करना है और क्या नहीं तुम खुद समझना। ऐना की बात सुनकर राहुल ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुश्किल तो बात है लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। इतना कहकर राहुल ने कृष को कॉल किया और उसे घर आने के लिए कहा। कृष को बहुत जरूरी काम था, इसीलिए उसने घर आने से इनकार करते हुए कहा, डैड मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आपको रात को मिलता हूँ। बेटा काम तो तुम्हें हमेशा जरूरी ही रहेगा, लेकिन तुम बोल रहे हो यहाँ तुम्हारी एक और जरूरी प्रायोरिटी मौजूद है, और वह है तुम्हारी बीवी जो रो रो कर घर सर पर उठाकर घूम रही है। उसने सुबह से खाना भी नहीं खाया। और आशी जिक्र सुनते ही कृष का चेहरा कोल्ड हो गया। उसने बिना राहुल की कोई बात सुन तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट की और आशी के नंबर पर कॉल किया, लेकिन आशी रोन में इतनी बिजी थी कि उसका फोन साइलेंट था और उसे पता ही नहीं चला। कृष ने लगभग आशी को 3 कॉल की और जब उसकी कॉल का कोई आंसर नहीं आया तो कृष के हाथों की मुठिया कर गई। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अपने आप से बोला, फायरफ्लाई तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए कृष ने अपने काम को वहीं रोककर तेज कदमों के साथ अपनी गाड़ी में जाकर बैठ और अब कुछ ही पल में उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। रास्ते में कृष को आशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी हमेशा 2 ही कमजोरी थी, एक आशी का मुस्कुराना और दूसरा आशी का रोना। आशी की नादान हरकतें और क्यूट मुस्कुराहट कृष को जितना अंदर से खुश रखती थी, भले ही वह इस चीज को शो ना करता हो, लेकिन आशी की चुलबुली हरकतें उसे हमेशा इफेक्ट करती थी। उसी तरह आशी के आंसू कृष को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। आशी कृष का वह वीक पॉइंट थी जिसे कृष चाहकर भी छुपा नहीं पाता था, और शायद यही कारण था कि वह आशी को कभी भी रिप्लाई में आई लव यू नहीं बोलता था, क्योंकि वह आशी को ये फील नहीं कराना चाहता था कि वह उसका वीक पॉइंट है, वरना आशी और भी ज्यादा चुलबुली हो जाती और उसकी कोई भी बात नहीं मानती। हालांकि उसके लाख छुपाने के बावजूद आशी जैसी बेवकूफ लड़की को भी समझ में आता था कि कृष उसे कितना प्यार करता है, और शायद यही कारण था कि आशी उसके सामने जिद करने से पीछे भी नहीं हटती थी। भले ही वह उससे कितना भी डरती हो, लेकिन वह जानती थी कि उसका साइको हर कीमत पर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। आशी उसके लिए एक जिद्दी बच्चे की तरह थी जिसे कृष हमेशा पैम्पर करता था, लेकिन आज एक बार फिर यह सुनकर कि आशी रो रही है, खाना भी नहीं खा रही और उसकी फोन कॉल भी इग्नोर कर रही है, कृष को हमेशा की तरह ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। और कुछ ही देर में कृष वापस फार्म हाउस पहुंच चुका था। दरअसल कृष अपनी करोड़ की इलीगल वेपन्स की डील छोड़कर वापस आया था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कृष हॉल में बैठे लगभग सभी फैमिली मेंबर को इग्नोर करते हुए तेज कदमों के साथ डायरेक्ट अपने कमरे की तरफ गया और कृष के चेहरे का कोल्ड ऑरा देखकर राहुल और ऐना भी घबरा गए, कहीं कृष अपने गुस्से में आकर आशी को हट ना करे। आशी जो कि कृष के गुस्से से अनजान अभी भी अपने कमरे में मायूस बैठी थी, अचानक ही कृष के फिंगरप्रिंट से
वह दरवाजा अनलॉक होता है और की आवाज के साथ फायरफ्लाई। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ इन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।